हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का नया सेशन जहां पे हम रीट एग्जाम के सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज जो है हम सीडीपी के यानी रीट एग्जाम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं टीचिंग से रिलेटेड एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है? या फिर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, या फिर आप रीट एग्जाम की कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। जितने भी आपके कमेंट होंगे या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो चलते हैं, फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस एकदम बढ़िया से समझ में आएंगे। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, देखिए रोट लर्निंग पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि इतनी ज्यादा एजुकेशन हो रही है, मतलब ऑनलाइन से ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको ऑनलाइन वीडियोस मिल रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग किताबों से पढ़ा करते थे, उसके बावजूद भी इतना फेलियर हो रहा है, तो आपको सही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, सही गाइडेंस मिलने की जरूरत है। ठीक है? तो आई होप हमने जितने भी क्वेश्चंस अपने यहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चंस पे देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देन चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए और आप कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कह रहे हैं। देखिएगा, पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहां पे इन्होंने निगेटिव पॉइंट पूछा है कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम सन 2009 का है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो सही नहीं है, यानी गलत हमसे पूछा गया है। समझते हैं, देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही नहीं है। देखते हैं, लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। यानी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि अगर 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है तो उसके लिए जो शिक्षा है वो क्या निःशुल्क होनी चाहिए या है अनिवार्य है। मतलब ये आपको ऑप्शन कैसा लग रहा है? ये एकदम करेक्ट ऑप्शन दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यानी बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, ये प्रावधान है। लेकिन अगर बच्चा अपंग है तो 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा भी उसको फ्री में मिलती है। ये बात बिल्कुल एकदम करेक्ट है और ये रीट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या बोला गया, ये तो एकदम करेक्ट दिखा गया है। यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, यानी सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है कि जो बोला गया है कि प्रोविजन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी यहाँ पे भी बात बिल्कुल सही कही गई है कि जो स्कूलों में होता है, मैनेजमेंट में जो होता है, वो प्रावधान जो होता है वहां पे ये जो मैनेजमेंट कमेटी रखी जाती है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो ये बात भी एकदम क्लियर कही गई है, सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, यानी कंस्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन भी हुआ है। तो ये बात भी एकदम बिल्कुल सही गई है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, तो ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग दिया गया है कि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह जो है 60 घंटों का नहीं बल्कि 55 यानी 45 घंटों का कार्य ही माना जाता है। ठीक है? तो ये ऑप्शन हमारा जो है गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही हमसे गलत था इन्होंने। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो, सिंपल सी बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने बोला था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम था हमारा, सन 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं था, गलत पूछा गया था। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 वर्ष यानी 60 घंटों का कार्य बताया गया है, जो कि 60 नहीं होता है, 45 होता है। ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जब आप समझेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या हमसे बोला है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि तर्कड़ा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम क्या है, यानी सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ रीजनिंग आर। यानी इन्होंने बोला है कि जब आप तर्क करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप हैं जिनको आपको उनका क्रम बताना है। ठीक है? देखते हैं कि कौन सा है। पहले में इन्होंने बोला है कि समस्या की पहचान, यानी फर्स्ट ऑप्शन में बोला है समस्या की पहचान। मान लीजिएगा आपने रीट जो एग्जाम आप दे रहे हैं ये समस्या है आपके लिए, तो पहले आप समस्या की पहचान करेंगे ना, देन उसके बाद में क्या करेंगे, आप सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कंटेंट क्या है ना। तो हमारा क्या होगा,
पहला तो ये हो जाएगा पहला, उसके बाद में आंकड़ों का संग्रहण, यानी दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, आंकड़ों का संग्रहण, यानी आप स्ट्रैटेजी को जानने की कोशिश करेंगे, कंटेंट को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद में हमारा क्या होगा, अनुमान पर पहुंचना। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा होगा पहले, हाँ मुझे पता है कि पहले तो हमारा थर्ड भी हो गया, उसके बाद में हमारा फोर्थ, यानी अनुमान पर, फिर आप अनुमान लगाएंगे, क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद में आप जो है अनुमान लगाएंगे, सोचेंगे समझेंगे कि हमें मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कह रहे हैं। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, अनुमान के अनुसार प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर देंगे। देन उसके बाद में आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको पेपर देने जाना है कि नहीं जाना है। सिंपल फंडा हो गया। तो पहला कौन सा था हमारा, पहला हमारा फर्स्ट था, उसके बाद में हमारा थर्ड है, उसके बाद में फोर्थ है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी पहला है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर सेकंड है, फिर फिफ्थ है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया था, सिर्फ तरगड़ा के महत्वपूर्ण तथ्यों का क्रम पूछा गया था, जिसमें आप सबसे पहले समस्या के बारे में जानेंगे, फिर कंटेंट को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे और फिर उस पर एक्टिविटी करेंगे, देन उसके बाद में आप निर्णय ले लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछने की कोशिश कीजिएगा, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक मिनट, चलिएगा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है। कह रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा इसको पढ़ने की आप कोशिश कीजिए, फिर आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। देखिएगा कह रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, यानी द एम ऑफ एक्शन रिसर्च इज। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपने जब बीएड यानी टीचिंग ट्रेनिंग किया होगा तो आपको एक्शन रिसर्च की फाइलें बनाने को मिली होंगी, जहां पे आप लेसन प्लान बनाते हैं। देखो अगर आप प्राइवेट टीचर हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो भी आपको लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। यानी किसी भी स्कूल में जब जाते हैं, जब आप किसी भी क्लास में जाते हैं, तो आपके पास पहले से स्ट्रैटेजी होती है, यानी आप क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कही जा रही है कि जब आप किसी भी क्लास में जाने से पहले अपना लेसन प्लान बनाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, यानी आप कंटेंट को बेहतर कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आप क्लास में जाने से पहले आपको पता होता है कि इस क्लास में आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे हमारा जो कम्युनिकेशन यानी हमारी स्किल जो होती है, जो हम पढ़ाने वाले होते हैं, वो और ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। समझ में आ रहा। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, समझेंगे। कह रहे हैं कि नवीन ज्ञान की खोज, भाई यहाँ पे नवीन ज्ञान की खोज क्या हो जाएगी, देखते हैं। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, देन उसके बाद में ऑल ऑफ दीज। अब मुझे बताइए, मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आप लेसन प्लान यानी एक्शन रिसर्च करते हैं, देन उसके बाद में विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में बहुत ज्यादा सुधार हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि ये पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे अभी क्या हो गया है कि पहले कुछ टाइम से पहले आपको ऑनलाइन भी मिलने लगा था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, फिर से ऑफलाइन कर दिया गया है। ऑफलाइन में क्या होगा कि आपको पेपर पेन सामने से मिलेगा, ओएमआर मिलेगी, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। पेडोलॉजिकल क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे तो तब भी बात है, सीटेट वगैरह में तो कहाँ पैसेज वगैरह आ जाते हैं, तो उनमें क्वेश्चंस को छांटना पड़ता है ना। इस वजह से हमारा जो ऑफलाइन होता है वही हमारे लिए सुटेबल होता है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन रिसर्च की बात करिए, तो आप समझ जाना कि वहां पे विद्यालय प्रणाली में क्या होगा, बेहतर यानी प्रभाव यानी सुधार होगा वहां पे, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा आपका टाइम खर्च हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अभी हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा और हम आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे किस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, यानी ऐसी कौन सी विधि है जहां पे व्यक्ति जो होता है समस्या समाधान के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड को नहीं ढूंढता है, बल्कि अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है या करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं या जो उन्हें अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं है, आप ऐसे ही नॉर्मली बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिएगा हमें पता है कि जब बच्चा जो होता है वो खुद से शोध करता है, खुद से अन्वेषण करता है, तो वहां पे बच्चा का इंटरेस्ट बढ़ता है ना। जब बच्चा सीखने की कोशिश करता है खुद से कुछ, आपको पता है कि जैसे मान लीजिएगा आपको सीडीपी में चारों ऑप्शंस बेटर दिख सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट के साथ में जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो क्या हो सकता है कि जैसे जहां पे बच्चा डिबेट कर रहा होगा, आपस में कोलैबोरेट कर रहा होगा, डिस्कशन कर रहा होगा, अन्वेषण कर रहा होगा, एक्टिविटी कर रहा होगा, तो वो ऑप्शन अपने आप में ही बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वहां पे किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डोंट वरी, ठीक है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है एकदम करेक्ट ऑप्शन है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, एकदम मतलब कि ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है,
इनमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा पढ़िएगा जरा, फिर हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा क्या कह रहे हैं कि एनईपी केंद्रित करती है, यानी एनईपी जो है वो 2020 फोकस ऑन, क्या फोकस करती है, क्या केंद्रित करती है, जिसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा दिया, क्या ऑप्शन दिया है, रचनात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर, योगात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर, व्यापक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर, या 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पर। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि जो एनईपी होती है वो 360 डिग्री पर ही, प्रगति कार्ड पर ही लागू होती है। यहाँ पे कोई आपको सोचने की बात नहीं, ये एकदम ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग है, यहाँ पे कुछ भी आपको सोचना नहीं है। ठीक है, चलते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है, यानी टीचिंग को डिफाइन करने के लिए आप क्या कहेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप टीचर हैं और शिक्षा को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सटीक नहीं बैठ रहा है, यानी हमसे क्या इन्होंने निगेटिव पूछा है, तो उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट नहीं है, पॉइंट है जो टीचिंग को डिफाइन नहीं करता, मतलब टीचिंग को सटीक नहीं बता रहा है, प्रूफ नहीं कर पा रहा है। देखते हैं, कह रहे हैं कि शिक्षण एक अंतःक्रिया है। हाँ बिल्कुल सिंपल लिखा रहा है कि टीचिंग इज इंटरैक्शन, यानी टीचिंग क्या है, एज अ नो टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, आई एम अ टीचर दैट आई एम अ लर्नर, because teaching is a profession that will we learn life and I'm proud of myself, I have taken my thoughts to the children। मतलब मैं आपसे अपने आप से बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं अपने विचारों को, अपने भावों को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। टीचर के लिए यही बड़ी बात होती है अपने आप में। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, टीचिंग द इंटरैक्शन, बिल्कुल जहाँ पे बच्चा आपसे पूछता है, आप बच्चे से इंटरैक्ट करते हैं, तो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्शन होता है। ऐसे करके टीचर ना एक दूसरे की मतलब कि पूरी लाइफ को सीखता है, जर्नी को सीखता है कि किस तरीके से बच्चा धीरे धीरे हमारे सामने बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल बताया गया है। आगे कह रहे हैं कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है, बिल्कुल है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल शिक्षण यानी टीचिंग से आपका भी विकास होगा, साथ में बच्चे का भी विकास होगा। तभी मैं बोलता हूँ कि आई एम अ लर्नर, मेरा स्टेटस भी लर्नर का है कि मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ, और यही हर टीचर, हर बच्चे का होना चाहिए कि वो सीखेगा और सिखाएगा। ठीक है, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ आ गया हो, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, वही बात कही गई है। शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है, बताइए टीचर है, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंस है, केवल आपका भी तो है ना। तो ये पॉइंट एकदम गलत सा दिया गया है। सिंपल है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ही फायदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें आपका भी फायदा है। ठीक है, तो ये मेथड जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये रीट एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं। अगर आप उठा के देखेंगे प्रीवियस, तो ये क्वेश्चंस आपको बार बार देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधि नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप समझ सकते हैं, कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी विधि है, जो कह रहे हैं कि बोला है शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है। तो बताइएगा, क्या प्रश्नोत्तर विधि नहीं है। जब आप क्लास में डिस्कशन करते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, तो भाई ये भी एक विधि हो गई। आगे कह रहे हैं कि साक्षात्कार विधि, क्या आप इंटरव्यू भी लेते रहते बीच बीच में। कह रहे हैं कि बेस्ट स्टामिंग विधि या अन्वेषण विधि, तो ये सारी की सारी हैं। और ये जो साक्षात्कार विधि दी हुई है, इंटरव्यू मेथड, ये हमारा शिक्षण का मेथड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि मैं अपने पास से तो कुछ भी बना नहीं सकता, जो भी ऑफिशियल आंसर की है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा जो इंटरव्यू मेथड है, ये इसमें शिक्षण का मेथड, शिक्षण की विधि एक नहीं है, मतलब पढ़ाने की एक विधि नहीं है। भाई इंटरव्यू में आप क्वेश्चंस को पूछोगे ना, मतलब कि सामने बैठा के आप पूछ रहे क्वेश्चन, वो पढ़ाने का टीचिंग मेथड नहीं है। ठीक है, तो सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहे हैं। देखिएगा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि उदाहरण से सामान्यीकरण तक के सिद्धांत पर आधारित है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल, मतलब अगर आप एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं, एग्जाम्पल टू रूल, यहाँ पे वही बात कही गई है कि अगर आप उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि उदाहरण से अगर आप नियम की ओर जा रहे हैं, तो ये जो होता है आगमनात्मक विधि होती है, यानी इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो हमारा ये फोर्थ जो है वो एकदम करेक्ट दिया गया है कि अगर आप उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं तो ये इंडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं, यानी रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं, तो ये डिडक्टिव मेथड होता है, यानी निगमनात्मक जिसको विधि बोलते हैं।
थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप उदाहरण के मतलब कि आपने क्या किया है, पहले छोटे-छोटे एग्जाम मैंने आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि अगर आप पहले जो है पहले एग्जांपल्स बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब मान लीजिए कोई भी टॉपिक आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो पहले उसका आप ओवरव्यू बताते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि जो है ताकि बच्चे के माइंड में ओवरऑल थोड़ा थोड़ा बैठ जाए। हाँ, अगर आप एग्जांपल बताएं फिर धीरे धीरे आप डेफिनेशन पे पहुंचते हैं तो वो जो होता है हमारा इंडक्टिव मेथड होता है। और अगर आप मान लीजिएगा पहले रूल बताते हैं या डेफिनेशन पहले बताते हैं देन उसके बाद में धीरे धीरे एग्जांपल्स बताते हैं तो वो हमारा डिडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा तरीका शिक्षण को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में गैप को समझने अपितु स्वयं के शिक्षण अधिगम को बच्चों की आवश्यकताओं एवं सीखने के तरीके के अनुसार समीक्षा करने, संशोधित व चिंतन करने में सहायता करता है। अब आप मुझे बताइए तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे सिंपल है कि जब बच्चे के रिक्त स्थान या गैप को जानने की कहाँ पे कमी रह गई, इन सारी चीजों को जानने की आप कोशिश करते हैं, ठीक है, संशोधित व चिंतन करने में सहायता करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, यानी ऑप्शन सी अधिगम के लिए आकलन होता है, यानी सीखने के लिए प्रेरित करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम आ रहा है, तो आप समझने की पढ़ने की थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी सारे डाउट भी क्लियर होते रहें और आपका टाइम भी अच्छा खासा बचता रहे। देखिए अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा पढ़िएगा और आप आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैक्सिमम्स और मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग, मैक्सिम्स लिखा हुआ है ना, मतलब कौन से शिक्षण के सूत्र नहीं, मैक्सिम्स लिखा हुआ है, तो वही बात आप मुझे बताइए, यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। बताइए फर्स्ट ऑप्शन दिया है ज्ञात टू, यानी ज्ञात से अज्ञात, यानी आपको कुछ नहीं याद, मतलब ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी स्थूल का मतलब कि अगर आप पहले बड़ी बड़ी चीजों को सीखेंगे देन उसके वजह से मान लीजिए आपको बॉडी पार्ट सिखाने हैं तो पहले आपको बॉडी के बारे में बताना पड़ेगा ना। आगे कह रहे हैं कि सरल से जटिल की ओर, पहले आप सिंपल सिंपल सी चीजें समझेंगे देन उसके बाद में धीरे धीरे आप कठिन की ओर बढ़ते, यानी डिफिकल्टी को डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहले आप सिंपल पढ़ेंगे धीरे धीरे आप लेवल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। आगे कह रहे हैं पूर्ण से अंश की ओर, हाँ बिल्कुल बेटा ये भी बात सही कही गई है। तो यानी चारों ऑप्शन हमारे क्लियर हैं, उपरोक्त सभी पे जाइएगा। ठीक है, यानी ज्ञात से अज्ञात की बार, फ्रॉम नोन टू अननोन भी जाएंगे, फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट भी जाएंगे, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट भी जाएंगे, फ्रॉम होल टू पार्ट जाएंगे, यानी फोर्थ, यानी चारों ऑप्शन हमारे एकदम क्लियर हैं। और अगर आपको समझ में आ रहे हो तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, समझेंगे और क्या देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये था हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो। और अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट एग्जाम की कर रहे हैं तो देखो सीडीपी तो दोनों में ही आती है, और अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।